हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्जाम या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। आइए अब हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं। उदाहरणों पर, मानकता पर, नियमों पर या परिभाषा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि आगमन विधि जो है वो हमेशा उदाहरण पर जोर देती है। क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है कि बच्चों को पहले उदाहरण के माध्यम से चीजें समझाई जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर चीजें समझाए जाते हैं, उसके बाद आगे की क्रिया की जाती है। तो आगमन विधि जो है वो उदाहरण पर सर्वाधिक बल देती है। और नियम पर कौन सर्वाधिक बल देता है? तो निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है वो नियम पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है निगमन विधि में। ठीक है, निगमन विधि में क्या होगा कि पहले आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है कि इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं। आगमन, इतना आप इस बात को याद रखें कि आगमन हमेशा उदाहरण से संबंधित होगा और निगमन हमेशा नियम से, नी से निगमन। ठीक है, क्योंकि आगमन और निगमन से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी या विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम जो होती है वो न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करती हैं बल्कि ये विभिन्न माध्यमों से प्रयुक्त भाषा को समझने में भी मदद करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि भाषा का संदर्भ में, यानी कि जब भाषा को कॉन्टेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में संचार के माध्यम में प्रयोग किया जाता है तो वो सामाजिक संवेदना ही विकसित नहीं करती है बल्कि वे विभिन्न माध्यम से प्रयुक्त भाषा को समझने में भी मदद करती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में, व्याकरण समझने में या कहानियां रचने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि कहानियों की जो विभिन्न जो शैलियां होती हैं वो, यानी कि शैली पर की गई जो चर्चा होती है वो बच्चों को कहानियों को रचने में काफी मदद करती है। मान लीजिए टीचर जो है वो बच्चों को क्लास में कहानी सुनाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस कहानी से संबंधित चीजों को वो, यानी कि समझिए तो एक तरह से समझने लगते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होती होंगी, उसकी वो रचना करने लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कहानी तत्वों को याद करना, याद करने पर बिल्कुल भी बच्चों को फोकस नहीं करना है, स्पेशली फॉर सीटेट एग्जाम में। अगर आप कहीं भी ऑप्शन में याद करना या बच्चों से कुछ भी ऐसा चीज जो जिसमें बच्चा की पैसिव हो, बच्चा एक्टिव नहीं है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। कहानियों की कमियां बताने या व्याकरण को समझने, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा जिसमें क्रियाशील है, वो जो ऑप्शन होगा वो हमेशा करेक्ट होगा। इन सारी चीजों को आप पेडागोजी में याद रखें, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा चीज है जिसमें कि आपको लैंग्वेज को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप आराम से हिंदी पेडागोजी में 50 आउट ऑफ 50 आप आराम से ला सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, या पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या पाठ के अंत में समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या ऑप्शन नंबर डी है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणीय बिंदुओं की परिभाषा को बताने पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो पढ़ाते समय प्रसंग पर, प्रसंग आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने। संदर्भ का मतलब क्या होता है कि बच्चों को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, चीजों को और भी विस्तार से समझाना। ठीक है, तो ये प्रसंगवश जो होता है वो काफी अच्छा माना जाता है पाठ को पढ़ाते समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, या ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे की भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे की अगर भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझते हैं तो उन्हें शिक्षण प्रदान करना और भी अच्छा माना जाता है। वैसे भी टीचर जब स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी हर चीज़ के बारे में जानेंगे, तभी वो उनको बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो उनकी भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सांस्कृतिक एवं आर्थिक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, और आर्थिक और सामाजिक या व्यवसायिक, इन सभी से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने अपने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रस्तुत सामग्री है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। वो कृत्रिम है, प्रामाणिक है, अनुपयोगी है, या मनोरंजक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ये एक प्रामाणिक है। मान लीजिए एक जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण पर जब बच्चों को वो पोस्टर दिखाया जाता है कि किस तरीके से सरकार द्वारा जो जारी पोस्टर है उसको मान लीजिए टीचर अगर दिखा रहे हैं, तो एक तरीके से वो प्रमाणिक हुआ है ना, उस चीज का वो प्रमाण है कि किस तरीके से जल को संरक्षण करने पर सरकार क्या क्या क्रियाएं कर रही हैं, उसे पोस्टर के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। तो ये एक तरीके से जो होगा वो प्रमाणिक सामग्री होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ना तो कृत्रिम होंगी, ना ही ये अनुपयोगी होंगी, बल्कि ऐसी चीजें तो काफी उपयोगी होती है कक्षा में, और मनोरंजक। तो इन सब से जो बेस्ट है वो होगा प्रमाणिक, कि ये उस चीज को प्रमाणित करती हैं कि किस तरीके से जल संरक्षण पर आधारित सरकार जो पोस्टर तैयार की है, और इस पर बच्चे अगर चर्चा करते हैं तो उस चीज को वो और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी जिनके उत्तर सरल हो, या ऑप्शन नंबर डी जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल दिया जाना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। जी, विभिन्न उत्तर से क्या होगा कि बच्चा में जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होगा, है ना। मान लीजिए मैं अगर बच्चों से पूछा जाए कि जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, अगर हम बच्चे से पूछेंगे क्वेश्चन कि जल का संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो क्या होगा कि विभिन्न जो बच्चे होंगे वो अपना अपना जो उनका विचार होगा उसको प्रस्तुत करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम वर्षा के पानी को एकत्रित करके भी जल को संरक्षित कर सकते हैं। कुछ कहेंगे कि हम यानी कि जितना उपयोगी है उसको उपयोग में लाकर ही जल को संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट पानी को बहाना, ये सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें तो भी हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, या फिर अन्य चीज़ों का उपयोग करके भी हम जल का उपयोग संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, विभिन्न उत्तरों से कि बच्चे की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो पता चल पाएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक ही उत्तर वाले यानी कि उत्तर वाले, बंधा यानी कि बंधा बंधाया जवाब सभी बच्चों को नहीं देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग का पता नहीं चल पाएगा।
तो ये ऑप्शन सही नहीं है। उनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, अगर पुस्तक में ही सब कुछ दिया हुआ है तो बच्चे फिर क्या करेंगे? बच्चों को भी तो खुद सोचने समझने की, यानी कि उसको मौका मिलना चाहिए, तभी तो उनका मानसिक विकास होगा। अगर सब कुछ पुस्तक में ही दिया हुआ है कि बच्चे पुस्तक में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है उसको वो रट लें, अपना ना हो वो दिमाग लगाएं, ना ही उस चीज को समझें, तो ये तो बेहतर नहीं है। जिनके उत्तर सरल हों, अगर उत्तर सरल ही होंगे तो बच्चा अपना क्रिएटिव कैसे हो पाएगा? हर चीज को सरल रूप से हो तो ये भी अच्छा नहीं है, कुछ चीजें जटिल भी हो ताकि बच्चा उस चीज में अपना दिमाग लगा सके, ठीक है, जिससे बच्चे का उच्च स्तर पर मानसिक विकास हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, या बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, या ऑप्शन नंबर डी है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक जो विशेषता है उससे वो परिचित हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, या हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, या हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ये छोटे बच्चे नहीं है बल्कि वो बड़े बच्चे हैं, जो हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वो नियमबद्ध प्रकृति को जाने। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो नियमबद्ध पद्धति को पहचाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। या हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, या कंठस्थ करना, ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है, कंठस्थ करना, याद करना, इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। तो जो पॉजिटिव है वो है ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं, कल्पनाशीलता का, अनुकरण का, लिखित अभिव्यक्ति का, या मौखिक अभिव्यक्ति का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि भाषण, परिचर्चा और संवाद। भाषण में क्या होता है कि बच्चे अपना भाषण को प्रस्तुत करते हैं, या परिचर्चा वो आपस में परिचर्चा करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और संवाद जो होता है वो बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। यानी कि इसमें इन सभी चीजों से बच्चे में क्या होता है, तो बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, और बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति का जितना अधिक विकास होगा उनमें भाषा का विकास भी उतना अच्छी गति से, तेजी गति से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं, व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, या साहित्य सामग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि 8वीं कक्षा का बच्चे हैं, मतलब कि वो बड़े बच्चे हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं उनको हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस प्रकार की सामग्री, तो साहित्यिक सामग्री इसको काफी बेस्ट माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण की पुस्तक या पोस्टर के माध्यम से या पाठ्य पुस्तक, इन सभी से जो बेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी पोस्टर या चित्र के माध्यम से छोटी कक्षाओं पर इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ी कक्षा में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को पोस्टर या चित्र के माध्यम से कहा जाता है, या कविता के माध्यम से चीजों को समझाना काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ 8वीं कक्षा की बात की जा रही है तो इसमें साहित्य सामग्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
12 है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, या जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, या जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, या जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति को, तो उस पर जब वो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। वैसे भी भाषा को सीखने सिखाने में परस्पर अंतःक्रिया को काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिससे कि भाषा का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। या केवल लेखन से भी नहीं होगा कि मान लीजिए बच्चों को सिर्फ हम लेखन के द्वारा ही भाषा सिखाने का प्रयास करें, तो ये सही नहीं है। या बच्चों को बोलने का अवसर मिले, तो सिर्फ बच्चों को बोलने के अवसर से ही नहीं होगा। मान लीजिए बच्चा बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो तो अपनी बात को कह रहा है, लेकिन जब तक वो परस्पर अंतःक्रिया नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, तो इससे वो भाषा का विकास भी तेजी गति से नहीं हो पाएगा। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, तो ये भी सही नहीं है कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ना ही ना पड़े। पाठ्य पुस्तक भी इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ों को जानने समझने, भाषा का विकास करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ऑप्शन नंबर सी है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। ऑप्शन नंबर डी है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है भाषा की बारीकी को समझना और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ऊंची कक्षा में जब बच्चे जाते हैं तो क्या है कि वो भाषा की बारीकी को बेहतर तरीके से समझना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके साथ ही साथ सौंदर्य बोध को भी सही रूप में समझना काफी अच्छा माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ प्रश्नोत्तरी या भाषण या अंताक्षरी का आयोजन करके ही हम बच्चों को भाषा सीखने नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरे के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, तो इससे, लेकिन ये भी सही है, ये गलत नहीं है कि दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, ये भी ठीक है, लेकिन भाषा की बारीकी को समझना ये काफ़ी बेस्ट है। या निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, तो जहाँ वैसे भी केवल शब्द आ गया, मैंने पहले भी बताया है कि ये नेगेटिव और इशारा करता है, तो इन सारी बातों को आप ये ध्यान में रखें। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि ये जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कि आनंद, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, इसके साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ने का अर्थ है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, या शब्दों को पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना। अगर मान लीजिए हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को बेहतर तरीके से समझना ही जो होता है वो पढ़ने का अर्थ होता है। हम किसी चीज को रीडिंग किए जा रहे हैं, तो मान लीजिए हम उनके ना तो अर्थ को समझ रहे हैं और ना ही उस चीज को समझ रहे हैं जो उस यानी कि कहानी में दिया गया है, तो वो पढ़ना एक तरीके से समय की समझिए तो बर्बादी ही है। जब हम चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब हुआ। तो पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला का ज्ञान या वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना, ये सभी नहीं होंगे। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पढ़कर समझना। तो फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को आप करें तो आप चारों ऑप्शन को पहले तो आप ध्यान से पढ़ें, और चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें और सभी ऑप्शन को देखें समझें, जो ज़्यादा बेस्ट हो वही आंसर सही होगा।
ठीक है, आइए। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो हिंदी पैडागोजी के थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अपनी सीटेट की तैयारी के लिए। वैसे भी अभी फॉर्म आया नहीं है, तो अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को जारी रखें और धीरे धीरे हमेशा पढ़ते रहें। थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ऐसा क्या होगा कि आपका जो एक टाइम रूटीन जो है वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर अगर आप बीच में पढ़ाई अगर आप छोड़ देते हैं अभी और सोचते हैं कि जब फॉर्म आएगा और हम फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो उसमें आपका एग्ज़ाम निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अभी से पढ़ते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा ही 2-2 घंटा ही अभी पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।